मेरे अगले वीडियो में आप सभी का और मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि है अष्टक नियम। ये अष्टक नियम इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया बनती है, और स्पेशली आयनिक बंध यानी कि आयन कैसे बनता है, धनायन कैसे बनता है, ऋणायन कैसे बनता है, और आयनिक बंध कैसे बनता है। और जब इसको हम समझते हैं तो सहसंयोजकता भी हमें निकालने आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम होने वाला है। अष्टक नियम कहता क्या है? जितने भी परमाणु हैं वो अक्सर चंचल रहते हैं, वो परमाणु स्थिर रहते नहीं है। कब तक चंचल रहते हैं? जब तक कि उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए, और जब तक वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होंगे तब तक वो किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन दान करते रहेंगे या किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे, यानी कि किन्हीं दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेंगे या अपना इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को दे देंगे, ताकि उनके बाहरी जो कोश है, यानी कि जो सबसे बाहर कोश होगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। और जब ये क्रिया पूरी हो जाएगी तो वो आसानी से स्थिर हो जाएंगे। यहाँ पर अष्टक नियम के बारे में लिखा है कि प्रत्येक परमाणु अपने स्थिर अवस्था में आने के लिए, यानी कि अपनी स्थिरता को पाने के लिए, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। तो यानी कि हर एक परमाणु चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहे, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़े और चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े। अगर जब देंगे और ग्रहण कर लेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हर एक परमाणु चाहता है हर एक परमाणु चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 परमाणु लिए हैं, एक सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखे हुए हैं उसका, जो कि पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। और यहाँ पर क्लोरीन लिए हैं और यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 17 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिए हैं। तो हम इसको चित्रित माध्यम से बना करके देख रहे हैं कि बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है। वैसे में तो हम लोग आसानी से पहचान भी सकते हैं कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सबसे बाहरी कोश यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, सबसे अधिकतम 3 है, यानी कि 3 में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 1 है, यानी कि बाहरी कोश में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसमें मुख्य क्वांटम संख्या 3 है और 3 जो है सबसे बाहर है, यानी कि तीसरा जो कोश है वो सबसे बाहरी कोश है। और ये बाहरी कोश जो होगा, ये इसमें संख्या 2 और 5, ये 3 और 3 है, यानी कि 2 और 5 टोटल संख्या 7 है। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो इसको चित्रित माध्यम से बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। फिर दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर भर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। और यही इसके लिए तीसरा कोश ही बाहरी कोश हो जाएगा। तो बाहरी कोश कोई भी कोश हो सकता है, पहला कोश भी बाहरी कोश हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए पहला कोश ही बाहरी कोश है। फिर अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए दूसरा कोश ही बाहरी कोश हो सकता है। तो बाहरी कोश कोई भी हो सकता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं, यानी कि जो सबसे बाहर वाला कोश होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी हुई है तो वही बाहरी कोश कहलाएंगे, और वही संयोजी कोश भी कहलाते हैं। तो इसको भी हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नाभिक है, परमाणु की नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस से जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और बाकी ये पहला कोश, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे कोश में जो है इसमें 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो बाहरी कोश है, इसका बाहरी कोश क्या है? तीसरा वाला कोश जो है वो बाहरी कोश है। इसका बाहरी कोश कौन सा है? तीसरा कोश वाला ही बाहरी कोश है। लेकिन इनके बाहरी कोश में परमाणु जो है अष्टक नियम का फॉलो करते हैं, यानी कि हर एक परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। लेकिन इस सोडियम के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो नहीं, और यहाँ पर क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन दोनों सिचुएशन में दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन दान करेंगे या ग्रहण करेंगे। किसी भी परमाणु के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम की बात करें, सोडियम की बात, तो यहाँ पर सोडियम के तीसरे
कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले और तीसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहे तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो और अगर दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, दान कर दे, तो ये अपने आप ये तीसरा कोष खत्म हो जाएगा। तो बाहरी कोष दूसरा कोष बन जाएगा और दूसरा कोष में पहले ही से इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट है, तो यहाँ पर इसका काम हो जाएगा। यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और तीसरा कोष को खत्म कर देगा, दूसरा कोष अपने आप ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इसके लिए कौन सा काम आसान है, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? क्योंकि देगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, और अगर किसी से ग्रहण करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसके लिए जो बेहतर ऑप्शन है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे। इसीलिए सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो मूल परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम 11 में अपचय उपचय अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस समीकरण का यूज होता है। या हम 12 में सेल अभिक्रिया, 11 में भी सेल अभिक्रिया पढ़ते हैं, 12 में भी पढ़ते हैं। तो जब इस सेल अभिक्रिया को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इनको लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो यानी कि मूल परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होना किसको दर्शाता है, ऋणात्मक को दर्शाता है। तो मूल परमाणु यानी कि Na, तो ये Na है, तो ये सोडियम हो गया, और ये मूल परमाणु है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और एक इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन तो हमेशा माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह होता है वो ई माइनस ही होता है, इलेक्ट्रॉन दर्शाने को ही ई माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस का मतलब अलग मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे भी माइनस लगाए हैं, यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे नहीं। इलेक्ट्रॉन का ये चिन्ह होता है, मेरे पहले वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर Na यहाँ पर Na और एक इलेक्ट्रॉन दान हुआ है, यानी कि मूल परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन दान हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कमी के लिए माइनस, और तब जा करके Na और Na, और जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो Na प्लस हो जाएगा। तो यानी कि दान कर रहा है तो अपने आप पर प्लस लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ देता है तो खुद को धनी बताता है कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, तो वैसे ही सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, किसी न किसी के लिए तो कर ही रहा होगा, तो खुद पर धन आवेश लग जाता है। और इतना याद रखिए कि धन आवेश का मतलब ये नहीं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक अधिक आ गया, नहीं, धन आवेश का मतलब ये है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, मूल परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन परमाणु को अगर हम समझते हैं तो क्लोरीन परमाणु में देख सकते हैं कि बाहरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से भी देख सकते हैं तीसरी कक्षा में 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास भी ऑस्टक नियम पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अपने तीसरे कोषवन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले ताकि इसका 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, ताकि इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे ताकि इसका पिछला वाला कोष अपने आप 8 इलेक्ट्रॉन से भरपूर है। तो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तभी भी इसका पिछला वाला कोष जो कोष है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है, ऑस्टक नियम पूरा हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन दान करना या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण ही करता है, ज़्यादातर C- बनाता है। ग्रहण करना यानी कि अपने आप को ऋणी बनाना, तो C- बनाता है। तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी बताएं कि समीकरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सेलों के अभी बताएं कि समीकरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख रहे हैं, तो मूल परमाणु क्या है, तो क्लोरीन है। मूल परमाणु क्या है, क्लोरीन है। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ कि प्लस, योग कर रहा है, तो यानी कि प्लस, और इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह होता है वो E- होता है। तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और अपने आप को Cl और ऋणी बना ले रहा है, यानी कि
अपने आप को कर्जदार बना रहे हैं, यानी कि Cl माइनस बन रहा है। तो इस तरह से Cl माइनस आयन की उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पर Na प्लस की उत्पत्ति हो गई, यहाँ पर Cl माइनस की उत्पत्ति हो गई। कई जगह इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिखते हैं, जैसे मान सकते हैं कि यहाँ पर Na है और बराबर, ठीक है, और इसको हम लोग Na प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से प्लस में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी समीकरण लिखा जाता है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर हम बराबर चिन्ह लगाए हैं, और स्पेशली समीकरण जो है एक तीर के निशान से दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पर Na और माइनस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस तरह से तीर का निशान दर्शा देंगे Na प्लस, ठीक है। और इसमें Cl में देखिए Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन और इस तरह से छोटा सा तीर का निशान और Cl माइनस। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण को लिखते हैं, यानी कि समीकरण का लिखने का तरीका जो है इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये Na प्लस बन गया और ये Cl माइनस बन गया। तो Na प्लस और Cl माइनस, इस वजह से Na प्लस और Cl माइनस जब समीप आते हैं तो इनमें अपने आप ही एक आकर्षण बल लगने लगता है प्लस और माइनस आयन के कारण, और ये आकर्षण से NaCl जैसे यौगिक बनाते हैं, जिसको एक आयनिक यौगिक भी बोलते हैं या ध्रुवीय यौगिक भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से और भी परमाणु अष्टक नियम को फॉलो करते हुए, अष्टक नियम को मानते हुए अपने आप को धनात्मक और ऋणात्मक बनाते हैं, और धनायन और ऋणायन से आयनिक बंध इस प्रकार से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। उसके बाहरी कोश में जो उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 13 होती है। उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 3 होती है। अब उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिए महत्वपूर्ण ये है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 8 पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले। तो उसके लिए आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो एल्युमिनियम जो है अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो अपने आप को 3+ आयन बनाता है। एल्युमिनियम 3+ आयन बनाता है, यानी कि इस प्रकार से Al, इस प्रकार से एल्युमिनियम 3+ आयन बना लेता है, यानी कि Al, ठीक है। अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, 3 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही त्यागता है तो ये Al और 3+ आयन बना देता है। अब इस 3+ आयन को हम लोग Al 3+ आयन ऐसे भी लिख सकते हैं, या Al प्लस 3 आयन ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन की भी बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन है, या तो दूसरा कोष को पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले, या दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि अपना 6 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। उसका पिछले वाला कोष, हाँ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट बात है कि जो अष्टक नियम है वो पहले कोष के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही अधिकतम संख्या मानी जाती है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु स्थिर रहता है, जैसे हीलियम परमाणु स्थिर है। तो यहाँ पर हम एक बात बता रहे थे कि अगर ऑक्सीजन है वो अपना 6 इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता है तो 6 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, और उसका पिछला वाला कोष यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों से परिपूर्ण है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, तो अब ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑप्शन सही है, 6 इलेक्ट्रॉन दान करना या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इस वजह से ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को ऋणायन बना लेता है, और इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का मूल परमाणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, और अपने आप को O- आयन बना लेगा, 2- आयन। इसको हम लोग O2- आयन भी लिख सकते हैं, या O-2 लिख सकते हैं, आयन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम
3+ आयन और ऑक्सीजन 2+ आयन। यानी कि ऑक्सीजन 2+ आयन कैसे बन रहा है इसको भी बारे में पता चल गया एल्युमिनियम। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा और आपने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम समझा। और बाकी हम इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।